मुझे लोग बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगे कि भाई ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाला एरिया है। इन्होंने मुझे ना ट्रांसलेट की हेल्प से बताया ताकि मुझे कोई चीट ना कर पाए। पैसेंजर से ज़्यादा इसमें सामान है। ये ना मुझे देखते ही पहचान गए कि मैं इंडिया से हूँ। ये पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद गरीबी के मारे हुए लोग हैं जिन डीजल का जो रेट है इंडिया से तो बहुत सस्ता है भाई पेट्रोल यहाँ पर। और इस हाईवे पे अभी अब हम देख पा रहे हैं कि लाइट्स भी नहीं है। पूरे देश में पहली जगह यहाँ पे इस मेन चौक पर मुझे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए देश से, लाओस से। तो लाओस में जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने जस्ट बॉर्डर क्रॉस ही किया था और उसके बाद मैं यहाँ बॉर्डर के बगल में ही यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में रुक गया था। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लाओस में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर मेरा लाओस के प्रति पहला इंप्रेशन कैसा है। और जब हम बात कर रहे हैं पहले इंप्रेशन की, तो दो मुद्दों पर मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा। एक, यहाँ की जो संपन्नता है, और दूसरा, यहाँ के लोगों का व्यवहार। तो पहले अगर मैं संपन्नता को किनारे करके लोगों के व्यवहार के बारे में बात करूँ तो भाई सैडली मुझे लोग बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगे। ऐसा लग रहा है जैसे वियतनाम में लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे, वेलकमिंग थे। यहाँ पर लोगों को बस अपने काम से काम है, इनफैक्ट मतलब है। कल वहाँ पर बस स्टेशन पर ही सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने एक बस वाले से बात की। उसने पहले तो मुझे इतना बुरा झाड़ा है कि पूछो मत। और फिर जब मैं बस के फेयर के बारे में बात कर रहा था तो सीधा 1 मिलियन लाउडियन किट्स उसने मुझसे मांगे। तो मतलब वही कि टूरिस्ट को लूट लो, जितना इससे बना सको। ये चीज़ वियतनाम में नहीं थी। ये जो एरिया है यहाँ पर लोग लाओस के भी हैं, और क्योंकि वियतनाम का बॉर्डर इतना नज़दीक है तो यहाँ पर वियतनामीज़ लोग भी हैं। तो अभी भी वही डिफरेंस है, जो वियतनामीज़ लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि पूछिए मत। मैंने कल रात जहाँ पर खाना खाया उसके अलावा मैंने कुछ लोगों से वाईफाई अलग अलग दुकानों में जा कर के लिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ी थी। अभी तक मैंने यहाँ का सिम नहीं ख़रीदा है। तो वियतनामीज़ लोग बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन लाओटियंस भाई पूछिए मत। और जब हम संपन्नता की बात कर रहे हैं तो ये देखिए भाई, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाला एरिया है और कुछ बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बेसिक सा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है। यही एक रोड है, इतनी ज़्यादा होने को बसावट नहीं है, लेकिन फिर भी वो वाली फील नहीं आ रही कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जिस तरह की जगह होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं लग रहा है। I mean, गाँव और पिछड़े इलाके वियतनाम में भी थे, लेकिन वहाँ पर साफ़ सफाई भी थी, वहाँ पर थोड़ी बहुत लोगों में बरकत थी। इधर वैसा बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए रहने के लिए भी एक जो गेस्ट हाउस मेरा जहाँ पे कल मैं रुका था, भी मैं आपको वो दिखाऊंगा। और उसके अलावा बस एक बड़ा मोटेल ही यहाँ पर था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ रहने की भी नहीं थी। खाने के लिए भी बहुत बेसिक सी शॉप थी। एक आध मार्ट्स हैं और एक ATM है जहाँ से मुझे भी अभी पैसे निकालने हैं। हॉस्पिटल या कोई स्वास्थ्य केंद्र जैसा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, जैसे कल मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी थी, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होती तो पता नहीं क्या होता, वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, एक नाइट क्लब ज़रूर मिला, लेकिन फिर पता नहीं कितने ही लोग वहाँ पर पार्टी करने आते हैं, और आते भी हैं तो कहाँ से आते हैं गॉड नोज़। कल रात थोड़ी बहुत भीड़ वहाँ पर दिख रही थी और एक पार्टी एनवायरनमेंट था ही। लैंग्वेज अपने आप में एक इशू है। वो इशू हालांकि वियतनाम में भी था, लेकिन यहाँ पर एक विलिंगनेस दूसरा अपने आप में इशू है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है कि लोग समझना ही नहीं चाहते। मैं जिससे भी किसी लाउटियन से अगर बात कर रहा हूँ वाईफाई के लिए भी, या अगर गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से, तो वो सीधा ऐसे नकार सा दे रहा है। उसके अलावा यहाँ ATM में, हालांकि जैसा मैंने पहले भी बताया, मैं DSB बैंक का नियो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। वियतनाम में तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगी थी, लेकिन अभी मैंने यहाँ से पैसे निकाले तो थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन फ़ीस लगी है। दैट वाज समवेयर अराउंड 30K लाउटियन किप्स, जो कि INR में 100 रुपये के आसपास होते होंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जबकि लगना नहीं चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों लगा, शायद इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है इसलिए, या गॉड नोज़। और ये रहा मेरा गेस्ट हाउस जहाँ पर मैं कल रात रुका था। ये आपको एक बार गेस्ट हाउस दिखा दूँ। और इसी के सामने यहाँ पर वो फूड आउटलेट है जहाँ पर कल रात मैंने खाना भी खाया था। और फूड आउटलेट में और ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ दोनों जगह मुझको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लेकिन बाद में पता चला कि ये दोनों लोग भी वियतनामीज़ हैं, तो काफ़ी वेलकमिंग थे। और जो मेरा मिसिंग मीनिंग था ना वहाँ पर वियतनाम का,
वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो इमोशनल फीलिंग वहाँ आ रही थी बॉर्डर पे, मतलब ये हुआ कि ठीक है कुछ है जो साथ में है। ये आंटी हैं, इन्हीं के गेस्ट हाउस में मैं रुका था, बहुत कल सपोर्ट किया है करेंसी एक्सचेंज में काफ़ी सारी चीज़ें में, तो इनको मेरी तरफ से कमाल। तो ये हमारे गेस्ट हाउस में मेरा कल रात जहाँ पर मैं रुका था वो वाला रूम है, और ये जो रूम है आप देखिए ये भी बेसिक कंडीशन में है, बट फिर भी इन लोगों ने काफ़ी कुछ मैच करने की कोशिश की है जो फैसिलिटीज़ हमें अदरवाइज़ मिलती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सारी टॉयलेटरीज़ और पानी की बॉटल इन्होंने दी है। ये एसी रूम है और इसके अलावा वॉशरूम भी ठीक ठाक कंडीशन में है, अच्छा खासा है। यहाँ टॉयल हमें प्रोवाइडेड था, गीज़र लगा हुआ है, और लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और इन लोगों ने इस रूम के मुझसे चार्ज किए थे 150,000 किप्स, यानी कि 578 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ में हो रहा था। और इस गेस्ट हाउस के ठीक सामने यहाँ पर बस स्टैंड है जहाँ से हमें आगे के लिए बस लेनी है। चलिए चलकर देखते हैं कि हमें कौन सी बस मिलती है। वियनचांग पहुँचना है, किस तरह पहुँचेंगे। टिकट 110 सवान। हाँ, इन्होंने मुझे ना ट्रांसलेट की हेल्प से बताया ताकि मुझे कोई चीट ना कर पाए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, पीछे बस खड़ी है, बस बोर्ड करते हैं, सवान तक चलते हैं, वहाँ से वियनचांग के लिए मिलेगी। तो बाय 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 बाय। तो बस में सीट ले तो ली है, लेकिन बस जो है ना देखिए यहाँ पीछे भी खचाखच भरी है, पैसेंजर से ज़्यादा इसमें सामान है, पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। मुझे ही पता है मैं मेरा सामान लेके कैसे घुसा। ये देखिए, ये जो अंकल मेरे बगल में बैठे हैं ये भी वियतनाम के निकले, और ये ना मुझे देखते ही पहचान गए कि मैं इंडिया से हूँ, और इन्होंने कहा अंडो, तो बता रहे थे कि ये इंडिया गए हैं। लाओ बाओ बॉर्डर से सवान खेत की तरफ आगे बढ़ते हुए बस की खिड़की से दिखने वाले एनामाइट की पहाड़ियों के इन खूबसूरत नज़ारों ने कुछ देर के लिए हमारा ध्यान लाओस की गरीबी से हटाकर अपनी खूबसूरती की तरफ आकर्षित किया। और यहाँ सामने देखिए, यहाँ पर धान के खेतों में फसल कटने के बाद ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। उधर सामने की तरफ कुछ भैंसें वहाँ पर खेतों में चरती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये लकड़ी के स्तंभों पर बने हुए ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये घर जो हैं यहाँ के गरीबों के घर हैं और ये लोग कितनी गुर्बत में जी रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में बनाए हुए घर हैं जो कि यहाँ के मौसम को ध्यान में रखकर भी बनाए गए हैं। तो अभी हमारी बस यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए रुकी हुई है, और इधर मेरे पीछे ये देखिए, ये पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद गरीबी के मारे हुए लोग हैं जिनके घर ऐसे हैं, लेकिन नहीं, ये यहीं का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। तो यहाँ के लोग जैसे एक मचान सा बनाते हैं और उसके बाद ऊपर वाली मंजिल पर अपना घर बनाते हैं, और फिर उसके बाद नीचे वाली मंजिल को बाद में पक्का करते हैं ईंट से या फिर चाहे जैसे भी। इधर ये देखिए, ये भी एक छोटा सा, ये नए ज़माने का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन भी लाइट वेट है, जो कि बस कुछ शीट से और ऊपर टिन से बना हुआ है। इधर भी कुछ उस तरह का ही है, ये एक बार्बर की शॉप है, और ये देखिए ये टिन का कंस्ट्रक्शन है, और मोस्टली यहाँ पर इस तरह के ही सेटअप्स देखने को मिल रहे हैं। तो बॉर्डर कहें या कंट्री साइड कहें, वहाँ से अभी हम अच्छा खासा कंट्री के अंदर तक आ गए हैं। सवाना अब यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर ही है, लेकिन जो माज़ार का माहौल है वो लगभग एक ही जैसा है। देखिए, जैसा वहाँ पर था बिल्कुल वैसा ही माहौल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अभी तक के सफ़र में ना ही कोई बहुत बड़ा शहर आया है और ना ही बाजार। इमारतें भी बिल्कुल लाइट वेट कंस्ट्रक्शन ही हमें दिखाई दी हैं, जैसा कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग्स में दिखाई देता है। हालांकि यहाँ लाओस में ज्यादातर चाइना का इन्फ्लुएंस है। भाई सावन खेत पहुंच गए हैं, और ये हमें यहीं पर वियनचांग के लिए बस भी मिल गई है। और सावन खेत पहुंच कर ना हमें पता है, लिटरली ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा हिंदुस्तानी में है ना, वो भी पता नहीं कोई खेत है, तो बिल्कुल वैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, डीजल का जो रेट है 19,000 किप्स, यानी कि 1 USD में 21,000 होती है, तो 1 USD से भी कम, यानी कि कुछ 80 के आसपास। इंडिया से तो बहुत सस्ता है भाई पेट्रोल यहाँ पर, या डीजल भी है तो। और अगर बस के इंटीरियर की भी बात करें तो बस काफ़ी अच्छी मिली है, स्मूथ लग्जरी बस है, AC है इसमें, सामने TV भी लगा हुआ है,
और जो सुबह हमने बस ली थी उससे तो लाख गुना अच्छी है। बस एक ही दिक्कत है, भाई साहब बहुत हल्के चला रहा है ये आदमी। सवानखेत से वियनचांग तक का रास्ता हमारे अभी तक के सफ़र से बिल्कुल भी अलग नहीं था। वही नेचुरल ब्यूटी, वही लैंडस्केप्स और वही एग्रो इकोनॉमी और एक 2 लेन रोड जिस पर ट्रैवल करते करते सुबह से शाम हो गई थी। अभी हम वियनचांग के पास पहुंचने वाले हैं और सवानखेत से वियनचियांग तक के सफ़र में यही 2 लेन हाईवे रहा है और इस हाईवे पे अभी अब हम देख पा रहे हैं कि लाइट्स भी नहीं। ये बात अपने आप में काफ़ी अचंभित करने वाली है कि लाओस देश में एक भी हाईवे हमें नहीं दिखाई दिया। शहरों के नाम पर भी छोटे छोटे चौराहे थे। जैसे ही हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई नया शहर आने वाला है, बस उतनी ही देर में वो शहर हमारी आंखों से ओझल हो जा रहा था। फाइनली कैपिटल वियनटियाने में पहुंच चुका हूं। वियनचांग जो भी इसे बोलते हैं। पूरे देश में पहली जगह यहाँ पे इस मेन चौक पर मुझे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट देखने को मिल रही है। अदरवाइज सब जगह इतनी शांति, इतना कम ट्रैफिक है कि पूछो मत। एनी हाउ, अब हम आगे इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको जल्द ही अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।